एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं 28 नंबर क्वेश्चन से बताऊंगी। 28 नंबर क्वेश्चन में है एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें। अम्लीय फॉस्फेट्स, सूत्रकणिका, चिन्हक किण्वन जो अक्षिकारक कार्यों से संबंधित है। ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस। सेकंड, डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटने के लिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया से स्रावित एवं एंजाइम ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस सेकंड या इकोआल2 डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रयुक्त होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन और ऑक्सीटोसिन। तो इसका राइट आंसर वैसे ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी एक्सप्लेनेशन से पूरा क्लियर हो जाएगा। टाइलिन जो है स्टार्च का पाचन करता है। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। रेनिन रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। ऑक्सीटोसिन का है मसृण पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें भी है विटामिन, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन। तो चलते हैं कूट मतलब ये ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर वैसे बी होगा। बाकी जो है ना, याद करने के लिए एक्सप्लेनेशन का देखना बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको याद होगा। विटामिन क्या है? कैरोटीन। विटामिन में कैरोटीन। एंजाइम पेप्सिन। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक हार्मोन है। प्रोटीन क्रिएटिन एक प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ये बनता है ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन में कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत ग्लूकोज बनता है जो कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो यकृत में। कहाँ पे? यकृत में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना है। आवश्यकता अनुसार यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार यकृत अतिरिक्त शर्करा एवं ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है। नेक्स्ट है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लीवर में ग्लूकोज का स्तर जो है कम हो जाता है। 10 दिनों से अधिक उपवास की स्थिति में लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम होने लगता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन को प्रभावित करता है? तो वसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडार करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ना, वो है यकृत, जिसे लीवर बोलते हैं इंग्लिश में। जबकि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बोला जाए तो अवटु ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड बोलेंगे। और यकृत लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा, भार में लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है। यह एक प्रमुख पाचक ग्रंथि है जो कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय, वसा उपापचय, पित्त का श्रवण इत्यादि कार्य करता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत हो जाएगा। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय में। पित्त का श्रवण जो है यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय करता है। इसके अलावा यह यकृत से आए पित्त से जल सोखकर उसका अत्यधिक सौंदर्य भी करता है। पित्ताशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार थैली होती है, जो कि उदर गुहा में स्थित होती है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में होता है। निम्न पर विचार कीजिए। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है।
इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो ये हो जाएगा अग्न्याशय। अग्न्याशय के यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि अग्न्याशय दूसरी बड़ी ग्रंथि है। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस स्रावित होता है जो क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होता है। वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटेरोगेस्ट्रोन उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा दोनों। सेक्रेटिन नामक हार्मोन का स्रावन कायम की अम्लता से प्रोत्साहित होता है, जो कि जठरीय स्रावन को रोकता है। क्षुद्रांत द्वारा एंटेरोगेस्ट्रोन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। निम्न में कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो हो जाएगा पनीर। पनीर जो है मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यह दूध से बना एक उत्पाद है जिसे विभिन्न जीवाणुओं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा ल्यूकोनोस्टोक सिट्रोवोरम द्वारा किण्वन कर तैयार किया जाता है। प्रोबायोटिक खाद्य से संबद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक खाद्य में मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं। साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक होता है। उल्लेखनीय है कि अंत्र फ्लोरा मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणुओं को दी गई संज्ञा है। अंत्र फ्लोरा में लाभकारी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के जीवाणु होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु अंत्र फ्लोरा के हानिकारक जीवाणुओं के साथ संतुलन बनाने में सहायता सिद्ध होते हैं। प्रजैविकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजैविक जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं। प्रोजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते। प्रजैविक दूध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं। तो ये 1 और 3 हो जाएगा। प्रजैविक ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनका सेवन मानव शरीर हेतु लाभदायक होता है। प्रजैविकों में मुख्यतः जीवाणु एवं यीस्ट सम्मिलित होते हैं। कथन एक सत्य है। उल्लेखनीय है कि खाने के अलावा इन प्रजैविकों का लेप भी मानव शरीर हेतु लाभप्रद होता है। प्रजैविकों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव नैसर्गिक रूप में हमारे शरीर के आंतरिक भागों में भी पाए जाते हैं, जिनमें आहार नली प्रमुख है। नेक्स्ट है न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है उत्पाद है जिनमें क्या होता है, पोषक और औषधि प्रभाव होता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स अजीब सा नाम है। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो शब्द है वो न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल जो कि है शब्दों से मिलकर बना है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद नियमित पोषक तत्व मूल्यों के साथ साथ औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो विटामिन का। 1911-12 में पोलिश वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वो हो जाएगा विटामिन डी। पॉपुलर ये गलत है। जेम्स लिंड जो 1747 में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाव किया जा सकता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। पॉपुलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ये डीडी के कीटनाशक गुणों की खोज और मलेरिया और पित्त ज्वर जैसे वेक्टर रोगों के रोकथाम में इनकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। विटामिन ए और बी की खोज एल्सर मैककूलम द्वारा की गई है, जबकि विकल्प ए बी में मैककूलम नाम दिया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। विटामिन्स क्या होते हैं? तो ये होते हैं कार्बनिक यौगिक। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर के उपापचय क्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जंतुओं को अधिकांश विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं क्योंकि इनका संश्लेषण
पादप करते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां हैं, जल में घुलनशील तथा वर्षा में घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को। विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं और मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं और इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। मानव शरीर विटामिन डी, विटामिन के तथा विटामिन B12 का संश्लेषण कर सकता है। मानव शरीर हेतु आवश्यक अधिकांश विटामिन, खनिज और आहार्य घटकों को शरीर स्वयं पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं कर सकता। इन्हें ही अनिवार्य सूक्ष्म पोषक कहते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में से एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया। मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी। ये गलत है किंतु आर जो है सही है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। इनकी कमी से हीनता रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। मानव शरीर में सभी विटामिन का संश्लेषण नहीं होता है। हालांकि कुछ विटामिन जैसे डी, के तथा B12 आदि मानव शरीर में संश्लेषित होते हैं। विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, जो कि जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जल में विलय होते हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के जो है वसा में विलय होते हैं। इसका निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन सी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है? तो विटामिन सी है, विटामिन बी है। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है, जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी, ऑप्शन डी। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है। तो वे कौन से हैं? तो वो है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। जीवधारियों में पोटेशियम के, सोडियम Na, मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम Ca, सल्फर S, क्लोरीन Cl इत्यादि की आवश्यकता प्रभुत मात्रा में होती है। अतः इन तत्वों की दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहते हैं, जबकि लघु मात्रा पोषक तत्वों की आवश्यकता जीवों को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं क्या चीज़ का? केवल पोटेशियम का। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकों में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। सेब से पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को समान बनाए रखता है। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने के किस प्रकार सहायता सिद्ध होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये शरीर को कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकता है, ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करता है। ये शरीर के चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारकों का कार्य क्या है? तो यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिका को बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है? तो यह हो जाएगा मिर्च में। सबसे ज़्यादा विटामिन मिर्च में ही पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन सी मिर्च में पाई जाती है। 100 ग्राम मिर्च में 143 मिलीग्राम, 100 ग्राम कुम्हरे में 9 मिलीग्राम और 100 ग्राम मटर में 40 मिलीग्राम और 100 ग्राम मूली में 14.8 मिलीग्राम विटामिन सी विद्यमान होती है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो ये हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। यह जल में घुलनशील एक विटामिन है, जो कि चर्म को स्वस्थ रखने
दांतों को डेंटिन के निर्माण, कोलेजन तंतुओं के निर्माण इत्यादि में कार्य करता है। शरीर में इसकी कमी होने से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है क्या है? ऑप्शन ए कच्चे एवं ताजे फल। दूध में मुख्य रूप से विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन डी तथा विटामिन के उपस्थित होते हैं। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। घी में वसा की प्रचुरता होती है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाए जाते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो है वो है आंवला। विटामिन सी की रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है तथा इसके सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। इसके अलावा यह खट्टे फल नींबू और संतरा, मौसम्मी इत्यादि में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले अंतर कोशिकाओं पदार्थ के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखने का है। यह जल में घुलनशील होता है। इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसके प्रभाव से घाव नहीं भरते। निम्न में कौन सी विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो वो हो जाएगा आंवला। निम्न में किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वो संतरा में भी होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत जो है वो हो जाएगा संतरा। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिन में से कौन सहायक है? तो वो हो जाएगा विटामिन सी। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लौह के। किसके? लौह के। निम्नलिखित विटामिन में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो वो विटामिन सी है। इसको रेगुलर खाना पड़ता है। विटामिन सी जल में विलय होता है या शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है और हमारे शरीर में संचित नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? तो वो हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। निम्न में कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन के। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो वो हो जाएगा विटामिन के। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो विटामिन के होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो वो हो जाएगा विटामिन के। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। निम्न में क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी12 और विटामिन के। मनुष्य के आंत में जीवाणुओं द्वारा विटामिन बी12, विटामिन के दोनों संश्लेषण किया जाता है। विटामिन डी का स्रोत जो है सूर्य की किरणें हैं। विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें हैं। वास्तव में सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त हो जाता है। इसके अलावा मक्खन, यकृत और अंडों की जर्दी, वृक्क इत्यादि से भी यह मिलता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी हो जाता है। कैल्शियम और विटामिन डी की संयुक्त रूप से कमी होने पर वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी जो है हो जाती है। सूर्य की किरणें से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो वो हो जाएगा विटामिन डी। कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो वो हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की अल्पता से होता है कौन सा रोग होता है? रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। निम्नलिखित में किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो वो हो जाएगा विटामिन D2 को। नेक्स्ट है कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम जो है वो हो जाएगा विटामिन डी। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम विटामिन डी है। जंतुओं में दो सक्रिय विटामिन डी होते हैं, कोले कैल्सीफेरॉल तथा ऑर्गे कैल्सीफेरॉल। ऑर्गो कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है, किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ऑर्गोस्ट्रॉल नामक पदार्थ से इष्ट कोशिकाएं ऑर्गो कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण करती है। निम्न में किस विटामिन का हार्मोन माना जाता है? तो वो विटामिन डी को। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। इसके सर्जन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। जंतु में दो सक्रिय विटामिन डी होते हैं,
कोलेकैल्सिफेरॉल तथा ऑर्गेनोक्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है, किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। ऑर्गेनोक्सिफेरॉल का संश्लेषण सूर्य प्रकाश की परावैंगनिक किरणों के प्रभाव से ऑर्गेस्ट्रॉल नामक पदार्थ में इष्ट कोशिकाएं करती है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, जो कि है बंध्यापन। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।